सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी ऑफ 24 चैनल पे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ क्लास थर्ड की ईवीएस के चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 का जो मेन कंटेंट है, जो मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, उस कंटेंट को मैं लेकर आया हूँ। उसमें हम कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन टॉपिक को समझेंगे भी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला पिक्चर दिख रहा है ये, इसमें आपको क्या कहते हैं, एक बीच में टीचर दिख रही हैं और बच्चे दिख रहे हैं आपको कुछ एक्टिविटी करते हुए। आपको क्या दिख रहा है? बच्चे दिख रहे हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं। और यहाँ बीच में एक टीचर दिख रही है आपको। तो यहाँ से आपको खुद दिख रहा है मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। शबनम सैट टचिंग जैस्मिन प्लांट। माइकल टच्ड ए मेहंदी बुश। देयर आई एम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टोर्ड देयर। मतलब बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। एक नीम ट्री के पास है तो कोई मेहंदी की जो झाड़ी है उसके पास है, कोई जैस्मिन प्लांट के पास है, तो कोई मैरीगोल्ड प्लांट के पास है। तो यहाँ आप देखिए फोटो दिख रहा है आपको, समझ में नहीं आया यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है, पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से मैरीगोल्ड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? देखिए आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। मैरीगोल्ड के रिगार्डिंग, तो मैरीगोल्ड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को डाई करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? कपड़ों को डाई करने के लिए। डाई क्लोथ, क्या कहते हैं? कपड़ों को रंगने के लिए। कपड़ों को रंगने के लिए, ठीक। ये किया जाता है किसका इस्तेमाल? मैरीगोल्ड के लिए। ऐसे जैस्मिन प्लांट आपको पता है, जैस्मिन फ्लावर जो होते हैं इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल ऑयल का जो तेल बनाने में किया जाता है, परफ्यूम में भी किया जाता है। नीम ट्री का भी अपना कोई यूज़ होता है जो, बट ऐसे इनके इतने यूज़ आपसे डीप पूछेगा नहीं। मेन जो था वो फ्लावर्स मैरीगोल्ड प्लांट का जो था, यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो था कि मैरीगोल्ड प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं इसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ यही है कि कपड़ों को डाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको कोई स्टोरी दे देगा छोटी सी, वहाँ पूछ लेगा कि बच्चों की जो एक्टिविटी करें, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बच्चों को। तो यहाँ से बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर पा रहे हैं। बच्चे क्या कर पा रहे हैं यहाँ से? क्लासीफाई, मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर पा रहे हैं बच्चे कि कौन से प्लांट्स किस टाइप के हैं। तो यहाँ से जो पेडागोगी क्वेश्चन बन सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चे। आप उनको ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं स्कूल में कि जहाँ से बच्चे प्लांट्स, जैसे आप बच्चों को प्लांट्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप फील्ड में ले गए और फील्ड में आपने बच्चों को प्लांट्स करने के लिए आगे, मैरीगोल्ड प्लांट कौन सा है, जैस्मिन प्लांट कौन सा है, नीम ट्री, बनियान ट्री, बनाना ट्री, जो भी मतलब है कि आप बच्चों को खुद फ्री कर देंगे और बच्चे खुद क्लासीफाई करेंगे कि ये नीम ट्री है, कि ये मैरीगोल्ड प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है। ये बच्चे तभी कर पाएंगे जब आप उनको कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तभी बच्चे क्लास के आगे। ये कुछ 3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट क्या है? बाय प्लेइंग दिस गेम, मतलब बच्चे इस गेम से क्या, बाय प्लेइंग दिस गेम चिल्ड्रन विल सी द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स फॉर देमसेल्फ। बच्चे इससे क्या, बच्चे खुद डाइवर्सिटी देखेंगे प्लांट्स में। बच्चे क्या देखेंगे? डाइवर्सिटी देखेंगे किसमें? प्लांट्स में। बच्चे खुद डाइवर्सिटी देखेंगे कि किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो इट वुड बी गुड इफ चिल्ड्रन बिकेम द प्लांट फेरी, मतलब बच्चे अगर खुद प्लांट्स ऐसा करेंगे तो उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत जल्दी क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे प्लांट्स के बारे में, कौन से प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं, कौन से ट्रीज होते हैं, उन प्लांट्स का क्या यूज़ है। तभी सीख पाएंगे जब आप बच्चों को क्लास खुद उसमें इन्वॉल्व होने के लिए कहेंगे। और दूसरा कि देखिए ये होता है कि पोयम, बच्चे से को पोयम कभी भी क्या कहते हैं, आपको मेमोराइज करने के लिए फोर्स नहीं करना कि तुम पोयम को रट लो। ठीक है, रट लो। रटने से क्या होगा? बच्चा रट लेगा उसको, बट उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा, वो उससे कुछ सीखेगा नहीं। आपको बच्चों को सिखाना, ना कि उसे आपको रटाना।
कि कभी बच्चे को रटने के लिए फोर्स नहीं करना, मतलब रोड लर्निंग को कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करना है बच्चों के लिए, ठीक। ये कभी भी सीटेट में इसको सही आंसर नहीं माना जाएगा, हमेशा इसको गलत मानते हैं कि बच्चों को आप कभी रटने के लिए नहीं मोटिवेट करेंगे, बच्चों को ऐसी एक्टिविटी नहीं कराएंगे जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, ठीक। और देखिए अभी एक और पॉइंट यहाँ पर है, ये क्वेश्चन सीटेट में कभी भी नहीं आया है, जो मुझे लगता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर सीटेट वाले कभी ज़्यादा कुछ घुमाने क्वेश्चन करे तो पूछ सकता है कि सूखे पत्तियों से जो चित्रकारी करते थे, उस चित्रकार का, उस कलाकार का क्या नाम है? तो उस कलाकार का क्या नाम है? विष्णु चिंचलांकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वही क्या कहते हैं, सूखे पत्तों से कलाकारी करते थे। देखिए आपको दिख रहा हाथी, चिड़िया, ये बना चूहा। तो देखिए क्या सूखे पत्तों को उन्होंने ऐसे कलाकारी की है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से बच्चों को आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर आप उनको सिखा रहे हैं, एनिमल प्लांट्स का पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी आप क्लास में करवा सकते हैं कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव एक्टिविटी है, कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, बच्चे से आप ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं, इससे बच्चे जल्दी सीखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट में क्लास थर्ड की बुक का ही ये भी टॉपिक है, एक चैप्टर थर्ड का, कि ये आपको दिख रहा हो, ग्लास दिख रहा होगा, तो चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। कि हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थ्रस्टी, देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर। अंकल ने उसमें, जब जो हिरन थी और छुटकी थी, दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो जो उनके अंकल थे उन्होंने क्या कहते हैं, उसको आम का पन्ना दिया दोनों को, किसमें? स्टील के ग्लास में। स्टील के ग्लास में क्या दिया? आम का पन्ना दिया। बट जो छुटकी थी वो क्या कहती, वांटेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, मतलब वो कांच के ग्लास में ही आम का पन्ना पीना चाहती थी। तो हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू ग्लास टम्बलर, तो उसके जो अंकल थे उन्होंने क्या किया, उस पन्ने को स्टील के ग्लास से निकाल के और कांच के ग्लास में डाल दिया। जब डाल दिया तो छुटकी क्या कहती कि, छुटकी ने कंप्लेन किया अंकल से कि अंकल आपने मुझे कम दिया, क्या दिया आपने मुझे, लेस पना दिया। तो यहाँ से देखिए, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है यहाँ से, छुटकी ग्लास टम्बलर हैज लेस पना, जो आपको दिख रहा है ग्लास दिख रहा है ये, इसमें क्या कम पना है आपके रिगार्डिंग? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को जीन पियाजे ने बताया अपने उसमें। देखिए ये है सीडीपी का टॉपिक, बट ईवीएस में दे रखा है, तो ईवीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सीडीपी का है तो सीडीपी में पूछेगा, ईवीएस में दे रखा है। देखिए ये ईवीएस का ही टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें पूछ सकता है। जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया, पियाजे ने इसके बारे में बताया। तो जीन पियाजे ने बच्चों को 4 स्टेजेस में बांटा है। बच्चों को किसमें बांटा है? 4 स्टेजेस में। पहला उन्होंने बांटा था कि संवेदी गामा, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर कहते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फिर आता है संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम लोग कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। और लास्ट जो होती है वो होती है फॉर्मुलर ऑपरेशन स्टेट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो ये चीज़ होती है, ये होती बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी के कारण। किसके कारण? इरिवर्सिबिलिटी के कारण ऐसा बच्चों में होता है, मतलब बच्चों में अपलटावी गुण होता है। अपलटावी गुण होने के कारण क्या होता है, बच्चे उसी को रिवर्स नहीं कर पाते, मतलब जो चीज़ सोचते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि अगर स्टील के गिलास में जितना पना था उतना ही तो पना इसमें भी होगा। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक। तो इसी को जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज के होते हैं, मतलब 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इनमें क्या कहते हैं, ये पाया जाता है, अपलटावीपन पाया जाता है, इरिवर्सिबल, मतलब वो बच्चे अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। बट जब बच्चे इसी से अपर क्लास में जाएंगे, जब वो फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, तो उनमें गुण आ जाता है, क्योंकि वो अब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जिसमें उनमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वो समझने लगते हैं कि जो स्टील ग्लास में जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ग्लास टम्बलर में भी आया है, बट ग्लास टम्बलर का जो शेप था वो डिफरेंट था, जिस कारण क्या कहते हैं कि आपको वॉल्यूम कम लगता है। तो ये था देखिए ईवीएस में दे रखा है, तो ईवीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है पेडागोगी में, कोई जरूरी नहीं कि सीडीपी का, तो सीडीपी में पूछेगा था, इसलिए मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए एक ही चीज़ है, ये इतना बड़ा दे रखा है, तो उसको मैंने आपके लिए निकाला है कि आपको इससे जल्दी समझ में आएगा। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत चीज़ें सीखते हैं हम लोग।
बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? क्या आपको पता हमारा पहला स्कूल कौन सा है? पहला स्कूल हमारा कौन सा होता है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारे फैमिली होती है। पहला स्कूल हमारा क्या होता है? फैमिली। पहले स्कूल हमारी कौन सी होती है? फैमिली होती है, ठीक। बट वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, मच मोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जितना कुछ हम अपनी फैमिली से सीखते हैं उतना हम कहीं और से नहीं सीखते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, क्योंकि हम अपने फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं, जिस कारण हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी होता है, ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में क्या होता है? हमारी फैमिली आती है, ठीक। फैमिली होगा, नेबर्स होगा, जिनसे हम सबसे पहले सीखते हैं। और सेकेंडरी में क्या आता है? स्कूल आ जाता है। सेकेंडरी में क्या आ जाता है? स्कूल। जो हमारा सेकेंडरी है, हम पहले जो चीज़ सीखते हैं प्राइमरी अपने फैमिली से सीखना शुरू करते हैं, तब जाके हम स्कूल में सीखते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट स्कूल, अगर सीटेड में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको करवाऊंगा जब डिस्कस कराऊंगा इसके बारे में, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, कभी भी मैं करवा सकता हूँ इस पर क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट स्कूल हमेशा क्या होता है? फैमिली होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो मेरे पहले लेक्चर जो मैंने लिया था उसके रिगार्डिंग, उससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ आज से रिलेटेड क्वेश्चन भी है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स, मतलब जो पशुओं की जो त्वचा होती है उस पर जो अलग अलग पैटर्न दिखते हैं, वो डिज़ाइन दिखते हैं। देखेंगे हमने बहुत से डिज़ाइन देखे होंगे, जैसे बकरी। बकरी। तो अब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है कि उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, मतलब जो उनके शरीर पे जो पैटर्न होते हैं वो क्या बताते हैं? उनकी जो शारीरिक शक्ति होती है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बताते हैं। ड्यू टू देयर रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट किरणें आती है उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण उन पे हमको रेज दिखती हैं, उन पे अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन, या उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उससे उसके कारण होता है। ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव, और या वो जिस जलवायु में रहते हैं उसके कारण वैसा होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या होगा इसका? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, मतलब ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसके कारण ही उनको अलग अलग पैटर्न दिखता है। जैसे आपने बकरी देखी होगी, जिराफ। जिराफ। तो ये सब क्या होते हैं? इन पे पैटर्न दिखते हैं आपको, इन पे पैटर्न दिखते हैं। तो ये पैटर्न किस कारण दिखते हैं? जो उनके शरीर में जो बाल होते हैं इस कारण उनके पैटर्न दिखते हैं, ठीक। और कोई रीज़न नहीं है सब दिखने का कि उनके शरीर पे डिज़ाइन क्यों दिखते हैं, उनके शरीर पे डिज़ाइन दिखते हैं इन्हीं कारण की जो उनके बाल होते हैं इस तरीके से बाल होते हैं कि हमको पैटर्न नज़र आते हैं उन पे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी आप ईवीएस से क्लासरूम में करवा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा की गतिविधि है? कौन कौन सी गतिविधि है? इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया था मैंने पहले लेक्चर में। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण मतलब फील्ड विजिट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा? इसको मैंने आपको समझाया था कि बच्चों को आप एक्टिव करवा सकते हैं, फील्ड विजिट करवा सकते हैं, यूज ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्लास में। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज, मतलब पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि, मतलब हमारा पर्यावरण का जो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम, वो कैसा हो कि जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अगर उसमें क्या है, एकीकृत हो, समावेशी हो, या विषयगत हो, या उपयुक्त सभी हो, क्या हो आपके हिसाब से? तो इसके हिसाब से जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जो भी ईवीएस का करिकुलम अगर इसमें इंटीग्रेटेड होगा, इंटीग्रेटेड मतलब है एकीकृत, आप एक चीज़ दूसरे जोड़ते हुए आप बच्चों को पढ़ाएंगे और उसमें सब कुछ इंक्लूड करेंगे, और थीमेटिक, थीम मतलब विषय से जोड़ते हुए आप बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब विषय से आप अलग नहीं, विषय को इंक्लूड करते हुए पढ़ाएंगे, तो बच्चे उससे जल्दी सीखेंगे।
इससे हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में सजग होंगे। इससे बच्चे क्या होते हैं, उनको अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, अवेयर होते हैं, वातावरण के बारे में उनको पता चलता है, आर्थिक के बारे में जानकारी मिलती है, और राजनीतिक की समझ भी उससे बच्चों में डेवलप होती है। हम ईवीएस के करिकुलम में के थ्रू बच्चों में का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उससे बच्चों में क्या होगा, बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी होगी, अवेयर होंगे, आर्थिक जानकारी उनको मिलेगी, राजनीतिक जानकारी उनको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इससे बच्चे हम सिखा सकते हैं ईवीएस के करिकुलम में इंक्लूड करके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आया हुआ है। A teacher of class third had asked children to classify the leaves of the following trees plant into different groups: lemon, mango, basil, mint, नीम, बनाना एक्सेट्रा। ठीक, क्लास थर्ड के जो क्लास थ्री के जो टीचर थे, उन्होंने बच्चों को क्या प्लांट्स और ट्री में क्लासीफाई करने के लिए कहा। उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए और उनके लेमन, मैंगो, बेसिल, मिंट, नीम, बनाना, उनको प्लांट्स और ट्रीज दे दिया। तो उसमें से जो सम स्टूडेंट क्लासिफाइड लीव्स, जो ग्रुप ए था उसने क्या किया, लीव्स विद मेडिसिन वैल्यू एंड लीव्स विदाउट मेडिसिनल वैल्यू। तो जो ग्रुप ए था उसने क्या कैसे क्लासीफाई किया कि वो लीव्स जो मेडिसिनल वैल्यू देते हैं और जो मेडिसिनल वैल्यू नहीं देते हैं। और ग्रुप बी था उसने कहा बिग लीव्स, बड़े पत्ते और छोटे पत्तों में उसने किया। तो जो टीचर ने क्या किया, तो टीचर ने किया कि जो ग्रुप ए के बच्चे थे उसको उन्होंने सही माना और ग्रुप बी के बच्चों को उसने गलत माना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द टीचर विंग ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। तो यहाँ से क्या होता है, बच्चे का टीचर ने क्या व्यू किया उनमें, उनके असेसमेंट में कैसे एनालाइज किया और उन्होंने पहले को सही बताया दूसरे को गलत बताया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चिल्ड्रन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन क्लासरूम विच इज टू बी अप्रिशिएटेड। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या बच्चे अपने अनुभव का यूज करके अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? देखते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और तरीका है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। मतलब कि क्लासिफिकेशन टास्क इज वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड एंड देयर इज वन राइट आंसर। देखते हैं आगे। The activity is focused to seek information from leaves which can be interpreted differently। मतलब ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, हो सकता है। तो देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं टीचर के रिगार्डिंग, टीचर ने बच्चों को कैसे असेस किया। तो ग्रुप में क्या होता है, क्लासिफिकेशन टास्क इज वेरी स्पेसिफिक। ध्यान रखना, जो क्लासिफिकेशन बच्चे करेंगे वो स्पेसिफिक होता है। आप स्टार्टिंग मैंने जो पढ़ाया था देगा, इसी का स्टार्टिंग में जब ध्यान रखिएगा कि बच्चे क्लासीफाई करते हैं। बच्चे क्लासीफाई किसमें करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज में क्लासीफाई करते हैं। किसमें करते हैं, प्लांट्स और ट्रीज में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका, क्लासिफिकेशन टाइज वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर एंड देयर इज वन राइट आंसर। और जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें एक ही सही आंसर होता है। आप कभी बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्लासीफाई करते हुए कि तुमने ये भी सही किया, ये तुमने ये भी सही किया। नहीं, जब बच्चे क्लासीफाई करेंगे तो आप उनको सही गलत बताएंगे कि बेटा तुमने ये सही किया है और ये गलत किया है। तो इससे बच्चे में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन वो कर पाएगा कि प्लांट्स हैं, ये ट्रीज हैं, ये फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, ये इस ट्रीज से हमको फ्रूट मिलता है, या ये वाइल्ड एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल है। तभी बच्चे क्लासिफिकेशन उसके समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप दोनों को अप्रिशिएट कर देंगे तो बच्चा कैसे समझेगा। और यहाँ एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की है। बच्चों के एक्सपीरियंस से क्या मतलब हमको, कि अगर बच्चों के एक्सपीरियंस से क्या मतलब हमको तो बच्चे, अगर बच्चा क्लासीफाई कर पा रहा है उससे क्या पता हमें बच्चों का बहुत एक्सपीरियंस है। बच्चों के एक्सपीरियंस को, छोटे बच्चों को कहाँ से एक्सपीरियंस होगा, वो तो सीख रहे हैं, तो उनको आप सिखा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। द एक्टिविटीज फोकस ऑन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ये भी कोई जरूरी नहीं बच्चों को हम कोई इन्फॉर्मेशन दें पत्तों के बारे में कि कौन सा पत्ता क्या, उससे क्या मतलब है। हम पत्तों को, बच्चों को ये सिखा रहे हैं इस पत्ते का यूज़ क्या है। हम पत्तों को, बच्चे का यूज़ बताना कि कोई पत्ता बड़ा है या छोटा, इससे कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडरेशन वुड बी कीप इन माइंड वाइल डिजाइनिंग अ ग्रुप एक्टिविटी इन ईवीएस क्लास। मतलब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी जब आप बच्चों के ग्रुप बनाएंगे क्लास में। बच्चों की रुचि को ध्यान देंगे, मतलब बच्चों की जो रुचि है उसको ध्यान देंगे। क्या लड़कों लड़कियों समान रूप से रुचि क्या करेंगे, मतलब आप इक्वली अप्रिशिएट करेंगे बच्चों को। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो कि जो एक्सपेंसिव मटेरियल ये लगाओ। अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड, मतलब सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको रुचिकर लगे, मतलब सबको इस इंटरेस्टिंग लगे। तो ग्रुप आप कैसे बनाएंगे, परिणाम अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किन का ध्यान रखें। देखिए किसी क्या 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 ध्यान रखना जब आप बच्चों का ग्रुप डिजाइन करेंगे किसी एक्टिविटी के लिए। तो पहला चीज़ है एंगेज,
बच्चे का इंटरेस्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या क्या है, तभी आप बच्चों को ग्रुप बना सकते हैं। अब सभी मतलब कि आपने ग्रुप बनाया जिनमें सब बच्चों को एक ही में इंटरेस्ट है, तो एक्टिविटी कैसे करेंगे? तो आपको सब बच्चों के इंटरेस्ट को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्रिशिएट करना सही बच्चों को इक्वली, बॉय गर्ल को, कोई आपको भेदभाव नहीं करना, आपको जेंडर वाइज नहीं करना। ध्यान एक चीज यहाँ से और ध्यान रखना, जेंडर बायस, जेंडर वाइज भी सीटेट का नेगेटिव इफेक्ट है, नंबर कटता है। आपको कभी जेंडर वाइज नहीं होना है, ठीक। जेंडर वाइज हो के आपको कभी आंसर नहीं टिक करना है। यूज एक्सपेंसिव ये जरूरी नहीं है, एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करना कोई जरूरी थोड़ी है। इससे क्या मतलब हुआ? मतलब आपको बच्चों की एक्टिविटी करानी, इसमें जरूरी थी कि आप महंगा महंगा सामान लाएंगे तभी एक्टिविटी हो पाएगी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अपील टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजन कल्चर बैकग्राउंड, मतलब आप सभी जो धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो बच्चे आते हैं सबको ऐसे करेंगे, सबको इसमें इंटरेस्ट लगे, सब उसमें रुचि दें। तो जो ऑप्शन इसमें होगा देखिए ये भी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें आप सब बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, आप इसमें किसी को बच्चे को अलग नहीं करेंगे, मतलब कि धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ए बी और डी वाला, ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे द लैंग्वेज यूज इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, मतलब ईवीएस टेक्स्ट बुक में की भाषा कैसी होनी चाहिए, पढ़ना अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की आप भाषा इस्तेमाल करेंगे। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, और रुचि और बच्चों के द्वारा समझ के में कठिन होनी चाहिए, मतलब शुड बी टर्न्स एंड डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कंप्रेंड, मतलब ऐसी हो कि बच्चों को उसे समझने में और लर्न करने में दिक्कत हो। शुड बी फॉर्मलाइज विद एम्फेसाइज ऑन डेफिनेशन, मतलब परिभाषा पर बल देते हुए, मतलब उसमें डेफिनेशन हो। तो कैसी होनी चाहिए बच्चों की जो भाषा, ईवीएस की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो उनके दिन प्रतिदिन, मतलब जो डेली जो बातचीत करते हैं उससे को रिलेट करते हुए उनकी जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, मतलब शुड बी रिलेटेड टू एवरीडे चिल्ड्रंस ऑफ एवरीडे चाइल्ड लैंग्वेज, मतलब जो बच्चे की जो डेली की जो बातचीत भाषा है उससे थोड़ा रिलेट करनी चाहिए उनकी टेक्स्ट बुक, तो बच्चे इजिली उस चीज़ को समझ पाएंगे और सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, a teacher gives picture of different animals to his student and asks them to color the animals that do not live in their house. The object of this activity is to develop, मतलब इससे बच्चे में क्या डेवलप होगा। देखिए यहाँ टीचर क्या कह रहा है, बच्चों को उन एनिमल्स को कलर करने के लिए कह रहा है जो उनके घर में नहीं रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात यहाँ कर रहा है। पहली चीज़ तो क्लासिफिकेशन होगी, क्योंकि बच्चा तभी क्लास कर पाएगा कि उसे पता है मेरे घर में कौन से जानवर रहते हैं कौन से नहीं रहते हैं। उसके बाद वो कैसे सीखा क्लासिफिकेशन? ऑब्जर्व करके। उसने ऑब्जर्व किया, लेक्चर वन में डिस्कस किया था, बच्चे ने ऑब्जर्व किया ये प्लांट्स, ये एनिमल कौन सा एनिमल है, ये एनिमल कौन सा एनिमल है, ये एनिमल्स जन्म देते हैं, ये एनिमल्स अंडे देते हैं, कौन से देते हैं, ये उसने ऑब्जर्व किया, क्लासीफाई किया। और बच्चे की क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या आएगी? जो कलर वो करेगा तो क्रिएटिविटी भी आएगी ना उसमें, क्रिएटिविटी तभी तो कलर कर पा रहा है। तो ऑप्शन डाटा कलेक्शन, बच्चा का डाटा कलेक्शन करेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डाटा कलेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्रिएटिविटी भी सही है, ऑब्जर्वेशन भी सही है और क्लासिफिकेशन। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए बी सी, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। बस तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। आपको अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको आगे जो वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो अपनी स्टार्टिंग ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं और स्क्रैच से कर रहे हैं, और बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक को रिलेट करते हुए क्वेश्चन से, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। बस इतनी सी बात आपसे करनी थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग सेल्फ स्टडी करके सीटेट में अच्छे स्कोर कर सकते हैं प्राइमरी में, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था और सेल्फ स्टडी करके ही 115 स्कोर किया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सजेशन चाहिए कि कैसे हम लोग स्टडी करें, कैसे नोट्स बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, तो उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबका दिन अच्छा हो। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।